किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स की किताब मार्क्सवाद क्या है। ये इस पुस्तक का 8वां और अंतिम अध्याय है, जिसका शीर्षक है कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शक। आज आप सुनेंगे इस अध्याय की दूसरी कड़ी और इस पूरी श्रृंखला की 20वीं कड़ी। ये सच है कि पूंजीपति वर्ग में हमेशा से कुछ लोग ज्यादा धनी और कुछ कम धनी होते आए हैं, परंतु संसार व्यापी एकाधिकारी कंपनियों के युग में अधिकतर छोटे पूंजीपतियों तथा एकाधिकारी पूंजीपतियों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है। एकाधिकारी पूंजीपति कोशिश करते हैं कि उद्योग धंधे तथा व्यापार उनकी मुट्ठी में आए और शोषण करने के लिए नए क्षेत्र मिले। दूसरे देशों के अपने प्रतिद्वंदियों के साथ बाजार बांटने और दाम तय करने के वे समझौते करते हैं या टैक्सों और चुंगी की दीवारें खड़ी करके अथवा खुल्लम खुल्ला युद्ध छेड़कर उनके साथ संघर्ष करते हैं। इन बातों में उनके हित छोटे पूंजीपतियों और छोटे दुकानदारों के हित से टकराते हैं। छोटे पूंजीपति महसूस करते हैं कि एकाधिकारी पूंजीपति उनका गला घोट रहे हैं, उन्हें जीने नहीं देते हैं। एक के बाद दूसरा सवाल पैदा होता है और पहले अलग अलग तथा व्यक्तिगत रूप में और बाद में पूरे समूह के रूप में छोटे दुकानदार एवं छोटे पूंजीपति एकाधिकारियों को अपना मुख्य शत्रु मानने लगते हैं। यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि ये विरोध केवल प्रत्यक्ष आर्थिक कारणों से पैदा होता है। आर्थिक एकाधिकार जो लाजिमी तौर पर मजदूर वर्ग, औपनिवेशिक जनता और छोटे पूंजीपतियों पर चोट करता है, अपने देश में और विदेश में प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाता है। छोटे पूंजीपति और मध्य वर्ग के लोग विभिन्न पेशों के सदस्य और अधिकतर बुद्धिजीवी प्रारंभिक पूंजीवादी काल की उदारवादी एवं जनवादी परंपराओं में पले होते हैं। एकाधिकारी पूंजीपति जब इन परंपराओं का उल्लंघन करते हैं, तब इन सभी स्तरों के लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। और जब कुछ देशों में एकाधिकारी पूंजीपति खुली व निरंकुश फासिस्ट तानाशाही कायम कर देते हैं, सभी जनवादी संगठनों और संस्थाओं को नष्ट कर डालते हैं और मानवतावाद के सर्वसम्मत सिद्धांतों की अवहेलना करने लगते हैं, तब ये विरोध और भी मजबूत हो जाता है। इस परिस्थिति में जब विभिन्न वर्गों के लोग फासिस्टों को शांति और सामाजिक प्रगति का मुख्य शत्रु समझने लगते हैं, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों के हित एक हो जाते हैं और फासिस्टों के खिलाफ एक विशाल संयुक्त मोर्चा, एक जन मोर्चा बनाना संभव हो जाता है। असली संयुक्त मोर्चा केवल उन्हीं सवालों पर बन सकता है जिनको लेकर मजदूरों के हित जनता के दूसरे हिस्सों के हितों के साथ मिल जाते हों। संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मजदूर या उनके सहायक वर्ग अपने विशेष हितों को त्याग दें या अपने सहयोगियों को धोखे में रखें और अपने असली उद्देश्यों को छिपाएं। वो तो फासिस्टों का तरीका होता है। वर्गों के संयुक्त मोर्चे का मूल तत्व यही है कि कुछ काल के लिए और एक विशेष परिस्थिति में मोर्चे में शामिल होने वाले सभी लोगों के हित एक हो गए हैं। यही बात थी जिसने 1936 में स्पेन के मजदूरों, किसानों, मध्यवर्गीय लोगों, छोटे पूंजीपतियों और राष्ट्रवादी दलों को जनरल फ्रांको के समर्थक बड़े जमींदारों और साहूकारों तथा विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे में बांध दिया था। और ये समझना भी गलत है कि ऐसा व्यापक और विशाल संयुक्त मोर्चा केवल फासिज्म के ही खिलाफ बनाया जा सकता है। इतिहास में इसकी अनेक मिसालें मौजूद है कि विदेशी विजेताओं या हमलावरों के खिलाफ जनता के लगभग सभी हिस्सों ने राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। दूसरे महायुद्ध के समय यही हुआ। विदेशी साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाने के संग्राम में औपनिवेशिक जनता सदा राष्ट्रीय मोर्चा बनाती रही है। मुट्ठी भर बड़े जमींदारों, साहूकारों और बड़े पूंजीपतियों के अलावा जो विदेशी साम्राज्यवादियों की मदद से अपनी जनता का शोषण जारी रखने की कोशिश करते हैं, ये संग्राम जनता के हित में होता है।
शुरू में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इन आंदोलनों का नेतृत्व उदीयमान पूंजीपति करते हैं, परंतु औपनिवेशिक देशों में पूंजीवाद का विकास होने पर और विदेशी साम्राज्यवादियों की कार्रवाइयों के फलस्वरूप एक मजदूर वर्ग भी उत्पन्न हो जाता है। उसकी संख्या और संगठन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो और आगे बढ़ता है, स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में ज्यादा भाग लेता है। मार्क्सवादी पार्टियों के बनने से इस प्रक्रिया में मदद मिलती है। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पूंजीपतियों का एक हिस्सा कुछ दिन बाद साम्राज्यवादियों से सौदा कर लेता है और जनता के खिलाफ उनका साथ देने लगता है। इससे स्वतंत्रता आंदोलन में मजदूर वर्ग का महत्व और जोर और भी तेजी से बढ़ जाते हैं। चीन के उदाहरण से ये बात समझ में आ जाएगी। 1911 में पुराने सामंती शासकों के खिलाफ, जिनकी मदद विदेशी साम्राज्यवादी कर रहे थे, पूंजीवादी क्रांति एक निश्चयात्मक मोड़ पर पहुंच गई थी। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के शुरू होते होते चीन के औद्योगिक शहरों और बंदरगाहों में मजदूर वर्ग की संख्या और संगठन काफी बढ़ गए थे। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इस पूरे काल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य शक्ति कुओमिंतांग पार्टी थी, जिसकी स्थापना सन यात-सेन ने 1912 में की थी। परंतु अब विदेशी साम्राज्यवादियों से सबसे आगे बढ़कर लोहा लेने वाली शक्ति मजदूर वर्ग बनती जा रही थी। उसने 1924, 1925 और 1926 में मुख्य औद्योगिक केंद्रों में बड़ी बड़ी हड़तालों और प्रदर्शनों का संगठन किया। 1925 में सन यात-सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग की सेनाएं, जिन्हें मजदूर वर्ग तथा कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, कैंटन से उत्तर की ओर बढ़ी। उनका कार्यक्रम था चीन को एक करना और सामाजिक सुधार करना। परंतु अप्रैल 1927 में कुओमिंतांग की सेनाओं के सैनिक नेता चियांग काई शेक ने विदेशी साम्राज्यवादियों से समझौता कर दिया और वो कम्युनिस्ट पार्टी तथा मजदूर वर्ग के खिलाफ हो गया। उस समय से चीन के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुओमिंतांग नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी कर रही, क्योंकि बाद में ऐसा अवसर भी आया जब जापानी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बन सका। मुख्य शत्रु के खिलाफ जनता के दूसरे हिस्सों के साथ मजदूर वर्ग का संयुक्त मोर्चा बनाने का ये सिद्धांत मार्क्स ने निकाला था। लेनिन ने उसे विकसित किया। पूंजीवादी तथा औपनिवेशिक अथवा अर्ध औपनिवेशिक देशों के संघर्षों के वास्तविक अनुभव से ही ये सिद्धांत निकला था। सच तो ये है कि सभी मार्क्सवादी सिद्धांत वास्तविक अनुभव के निचोड़ हैं और दूसरे तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों की ही भांति आगे के अनुभव से उनका विकास या संशोधन होता रहता है। दूसरे महायुद्ध के दौरान और विशेषकर युद्ध समाप्त होने पर बहुत से देशों ने नए अनुभव अर्जित किए। उनसे समाजवाद स्थापित करने की लड़ाई में, मजदूर वर्ग की रणनीति में तथा अपने लिए दूसरे वर्गों के सहायकों को प्राप्त करने के सिद्धांत में नए और अत्यंत ही महत्वपूर्ण विकास हुए। लड़ाई के जमाने में यूरोप के जिन देशों पर जर्मनी नात्सी साम्राज्यवादियों ने कब्जा कर रखा था, उन देशों में एक अवस्था आने पर राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन उठे। इन आंदोलनों में चंद देशद्रोहियों या विभीषणों को छोड़ जनता के सभी हिस्से शामिल थे, परंतु उनकी शक्ति का मुख्य आधार मजदूर वर्ग था और कम्युनिस्ट पार्टी उसका नेतृत्व कर रही थी। देशद्रोहियों में प्रमुख बड़े जमींदार और पूंजीपति थे, जिन्होंने अपने विशेषाधिकारों और मुनाफों को बचाने के लिए नात्सी विजेताओं से समझौता कर दिया था। दूसरी ओर अधिकतर छोटे पूंजीपति और मध्यवर्गीय लोग नात्सी शासन के खिलाफ और अपने देश को मुक्त करने के लिए मजदूर वर्ग और किसानों का साथ दे रहे थे। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 20वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें।
सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।